रीटा अपनी छोटी सी दुनिया में बहुत खुश है। उसके लिए उसके दोनों बेटे जैसे राम और लक्ष्मण। अंजलि, जो कि रीटा की बड़ी बहू है, बहुत ही सीधी और घरेलू है। अंजलि के लिए उसका घर ही मंदिर है। एक रोज़ मोहित अंजलि से कहता है, अंजलि, आज हम खाने के लिए बाहर चलते हैं रात को। बहुत दिन हो गए कहीं घूमने नहीं गए। अभी छठ आ रहा है, घर में रंग पुचाड़ा करवाना है, अभी बहुत खर्च है। आप बहुत मेहनत से कमाते हो, मैं घर पर बैठी इस तरह बर्बाद नहीं करूँगी आपके पैसे। अरे इसमें बर्बाद ही कैसी? आप पूरे दिन सुबह से रात दुकान पर बैठे रहते हो, कितनी बार कोई कमाई भी नहीं होती। पूरे घर के खर्चे तो आपको ही देने पड़ते हैं। मैं घर पर ही रेस्टोरेंट से भी अच्छा खाना बना देती हूँ। क्या खाना है बस बता दो। मैं आज मकई की रोटी और सरसों का साग बना देती हूँ, जो आपको पसंद है। ठीक है, अब मुझे तो वही करना होगा जो मेरी बीवी कहेगी। अंजलि कमरे को किसी रेस्टोरेंट की तरह सजा देती है और सरसों का साग और मकई की रोटी बना देती है। कमरे में मोहित की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे ले आती है और टेबल पर बिठाकर उसकी आंख पर से पट्टी खोलती है। सारे डेकोरेशन और कैंडल लाइट डिनर देखकर मोहित कहता है, वाह, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। मान गए मैडम जी तुम्हें, बिना खर्च किए इतना अच्छा डिनर डेट अरेंज कर दिया तुमने। अब मुझे जल्दी से खाना खिला दो। यस सर, आपका खाना तैयार है। अंजलि जल्दी से खाना लगाती है और दोनों मिलकर खाना खाते हैं और अपना डिनर एंजॉय करते हैं। अंजलि पूरे घर को अच्छे से मैनेज करके रखती है। अगले दिन रीटा की तबीयत खराब हो जाती है, उससे उल्टियाँ होने लगती है और पेट भी गड़बड़ होता है। सब टेंशन में आ जाते हैं। जितेश बुरी तरह से घबरा जाता है। मोहित, शेखर, तुम्हारी माँ को कुछ हो ना जाए, तुम लोग अभी के अभी उसे एडमिट कर दो। हाँ पापा, मैं अभी एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। इतने में ही अंजलि रसोई से आकर कहती है, मम्मी जी को कुछ नहीं होगा, मैं अभी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से इनका इलाज कर दूंगी। मैं अपने मामा को फ़ोन करके दवाइयाँ पूछ लेती हूँ। घर पर इन्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन अस्पताल में ज़रूर ये लोग कुछ कर देंगे। पैसा ऐंठने के लिए अस्पताल वाले पेशेंट को ठीक होने ही नहीं देते। भाभी, आप नहीं संभाल पाओगी। माँ की हालत तो देखिए, बहुत ज़्यादा ख़राब दिख रही है। मुझ पर भरोसा रखिए देवर जी, मैं मम्मी जी को कुछ नहीं होने दूंगी। अंजलि तुरंत अपने मामा को फ़ोन करके सारी जड़ी बूटी लिख लेती है और शेखर को लिस्ट पकड़ा कर कहती है, ये लीजिए, कहीं से भी ये जड़ी बूटी खोज कर ला दीजिए। ठीक है भाभी, मैं तुरंत ला देता हूँ। बस आप सब काम छोड़कर माँ का ख्याल रखिए। शेखर बाजार में बहुत ढूंढता है, तब जाकर उसे सारी जड़ी बूटी मिल जाती है। इधर अंजलि रीटा को नमक, चीनी, पानी का घोल बनाकर बार बार देती है। मम्मी जी ये लीजिए, आपको कुछ नहीं होने देंगे हम। नहीं बहू, मैं नहीं पी सकती। मम्मी जी आपको पीना ही होगा, ये जीवन घोल है, इससे आपके शरीर में पानी की कमी नहीं होगी। नाक बंद करके एक झटके में पी जाइए, चलिए जल्दी कीजिए। इतने में शेखर जड़ी बूटी लेकर घर आता है और अंजलि सारी जड़ी बूटियों को पीसकर जैसा उसके मामा ने बताया था उस तरह से अलग अलग मात्रा में मिलाकर रीटा को देने लगती है। अंजलि रीटा की सेवा के साथ साथ घर का काम भी करती है और बाकी सभी का ख्याल भी रखती है। अभी मम्मी जी सो रही हैं, मैं तब तक खाना बना लेती हूँ, फिर मम्मी जी उठेंगी तब उन्हें नहला दूंगी। जब रीटा सोती है, अंजलि उसी वक्त घर के काम करती है। कुछ ही दिनों में रीटा अंजलि की सेवा से ठीक हो जाती है। अंजलि की तरह ही मेरे शेखर की दुल्हन भी आ जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। सही में भाभी, आपने तो माँ को ठीक कर दिया, वो भी बिना पैसे खर्च किए। अंजलि, शुक्रिया मेरे घर को इतने अच्छे से संभालने के लिए। तभी जितेश खुश होकर अंजलि को 5,100 रुपया देता है और कहता है, बहू, इसी तरह से घर और मेरे बच्चों का ख्याल रखना। अब शेखर के लिए भी लड़की देखना होगा ताकि तुम्हें भी कोई साथ मिल जाए, फिर दोनों देवरानी जेठानी मिलकर घर देखना। हाँ पापा जी, अब शेखर भैया की शादी कर देनी चाहिए हमें। दिन बीतने लगते हैं। जितेश और रीटा शेखर के लिए लड़की देखने लगते हैं। इधर शेखर के साथ पढ़ने वाली लड़की कृति जानती है कि शेखर एक अच्छे घर का लड़का है और उसके पिता के पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी है। वो शेखर से कहती है, शेखर, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ये अचानक तुम मुझसे ये सब क्या कह रही हो? शेखर को कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। इतने में ही कृति शेखर का हाथ पकड़कर कहती है, शेखर, मैं तुम्हारे अलावा किसी को देख नहीं सकती हूँ अपनी ज़िंदगी में, मुझे अपना लो।
और शेखर हाँ कह देता है। चलो मैं तुम्हारे घर चलकर तुम्हारे मम्मी पापा से मिल लेती हूँ। उसी वक्त कृति शेखर के साथ उसके घर जाती है। रीटा और जितेश के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है। लड़की तो बहुत अच्छी है और सुंदर भी है शेखर। अंजलि चाय नाश्ता लेकर आती है। कृति अंजलि को देखते ही कहती है, भाभी ये सब फॉर्मेलिटी की ज़रूरत नहीं है, मैं कोई मेहमान नहीं हूँ। लाओ मैं सबको परोसती हूँ, आप सबके साथ बैठकर खाओ। अरे नहीं कृति, ऐसा नहीं है, ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, तुम सबके साथ खाओ, मैंने अभी ही नाश्ता किया है। कृति चाय नाश्ता करती है और फिर अपने घर चली जाती है। शेखर के घर वालों को अंजलि पसंद आ जाती है। इधर उधर लड़की देख रहे हैं, कृति बहुत अच्छी लड़की है, मुझे तो भाई पसंद है, इसके घर वालों से बात कर लेते हैं। हाँ जी, मुझे भी लड़की पसंद है, कृति को घर के काम भी आते हैं अच्छे से। हाँ पापा जी, कृति के घर वालों से बात कर लीजिए। सब अपना अपना बता रहे हैं, कोई लड़के से भी तो पूछो कि उसे लड़की पसंद है या नहीं, आखिर ज़िंदगी तो उसे बितानी है। जितेश और रीटा हंसने लगते हैं। मोहित तू भी ना पागल है, ये क्या बोलेगा, तुझे इसके चेहरे की चमक देखकर पता नहीं चल रहा? कृति ऐसे ही घर आ जाती क्या? दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। अगले दिन रीटा और जितेश कृति के घर शेखर का रिश्ता लेकर जाते हैं। कृति जितेश और रीटा को देखकर खुश हो जाती है। कृति के घर वाले जितेश और रीटा की अच्छे से खातिरदारी करते हैं और दोनों रिश्ते के लिए हाँ कर देते हैं। हम तो बहुत किस्मत वाले हैं कि हमारी बेटी को शेखर जैसा लड़का मिला। बस दोनों खुश रहे और हमें क्या चाहिए। अगले महीने ही हम अपनी बहू को अपने घर ले जाएंगे, आप लोग जल्द से जल्द तैयारी शुरू कर दीजिए। अगले महीने शेखर और कृति की शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है। कृति शेखर के घर में बहू बनकर आ जाती है। शादी के अगले ही दिन कृति घर का काम करने लगती है और अंजलि से कहती है, भाभी अब मैं इस घर में आ गई हूँ, आप हमेशा सबके लिए करती हैं और खुद का नहीं सोचती। मैं घर संभाल लूँगी, आप और भैया 15 दिन के लिए कहीं घूमने चले जाओ। अरे पागल, घूमने का वक्त तुम्हारा और शेखर का है, अभी अभी तो तुम दोनों की शादी हुई है और घूमने मैं चली जाऊँ? आपको मेरी कसम भाभी, आप मना नहीं करोगी, आप अपना स्पेशल टाइम एंजॉय करके आओ। कृति जिद से मोहित और अंजलि को घूमने भेज देती है और यहाँ अंजलि की तरह पूरा घर संभाल लेती है। रीटा और जितेश को वक्त पर खाना, उनकी दवाई देने से लेकर घर का सारा काम करना, सुबह 5 से लेकर रात के 10 बजे तक कृति काम में लगी रहती। कुछ ही दिनों में कृति सबका दिल जीत लेती है। कृति बहू ने तो घर ऐसे संभाल लिया है जैसे मानो वो बरसों से इस घर का हिस्सा हो। बहू तो हमें वाकई में बहुत अच्छी मिल गई है। अगले दिन अमित हॉस्टल से अपना 12th का एग्ज़ाम देकर घर लौटता है और कृति पहली बार अमित से मिलती है। अमित, मैं तुम्हारी चाची। ओ चाची, यू आर सो कूल। चाचू चाची तो बहुत मस्त है। हाँ बेटा। अमित रीटा और जितेश के पैर छूकर कहता है, दादी अब मैं घर से बाहर पढ़ने नहीं जाऊंगा, मैं पहले ही बोल देता हूँ। अरे ठीक है, मत जाना, खुश। तुम यहीं से ग्रेजुएशन करना और साथ में अपने पापा और चाचू के साथ उनकी दुकान पर बैठना। आखिर में इस दुकान को तुम्हें ही तो देखना है। दुकान चलाना तो मेरे खून में है, वो मैं आराम से कर लूँगा दादू। अमित अब मोहित और शेखर के साथ उनकी दुकान पर बैठने लगता है। इधर 15 दिन की छुट्टी पूरी करके अंजलि और मोहित भी घर आ जाते हैं। जैसा कि हमने देखा, रीटा और जितेश अपने पूरे परिवार के साथ बहुत खुशी से रहते हैं। जितेश की बड़ी बहू अंजलि पूरे घर को संभाल कर रखती है और सबकी जिम्मेदारी बखूबी निभाती है। अंजलि बेफालतू के पैसे बर्बाद नहीं करती। एक दिन शेखर के साथ पढ़ने वाली एक लड़की कृति उससे अपने प्यार का इजहार करती है और उसके साथ उसके घर वालों से मिलने चली आती है। कृति से मिलते ही शेखर के घर वाले उसे पसंद कर लेते हैं और अगले दिन कृति के घर शेखर का रिश्ता लेकर चले जाते हैं। कृति और शेखर की शादी हो जाती है और कृति शेखर के घर आते ही अंजलि की तरह घर संभाल लेती है और अंजलि और मोहित को 15 दिन की छुट्टी पर बाहर भेज देती है और यहाँ सबका दिल जीत लेती है। इसी बीच अंजलि का बेटा हॉस्टल से घर आता है और वापस हॉस्टल जाने के लिए मना कर देता है, जिस पर जितेश कहता है कि बेटा तुम मत जाना, लेकिन यहीं रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करना और दुकान पर बैठना। अमित दुकान पर बैठने लगता है और अंजलि और मोहित भी अपनी छुट्टी पूरी करके घर आ जाते हैं। कृति शुक्रिया, आज तुम्हारे कारण मैं शादी के बाद पहली बार इतने वक्त के लिए बाहर जा पाई।
ये कैसी बात कर रही हैं आप भाभी? मैं भी इस घर का हिस्सा हूँ और सब अपने ही तो है। हम एक दूसरे के लिए नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अंजलि कृति को गले लगा लेती है। इधर कृति मन ही मन कहती है, मेरे रास्ते में एक और कांटा आ गया। अब यामिद भी एक नया लफड़ा है, इसे अपने रास्ते से हटाना ही होगा। शेखर कृति पर खुद से ज़्यादा भरोसा करता है और उसके प्यार में पागल हो जाता है। एक रोज़ रात को जब शेखर दुकान से आता है तब कृति शेखर से कहती है, एक बात कहूँ शेखर, मुझे गलत मत समझना। अरे क्या एक बात दो बात कहो कृति, मैं तुम्हें कभी गलत समझ ही नहीं सकता। जिसने मेरे घर को अपना समझा मैं उसे कैसे गलत समझ सकता हूँ? अमित मेरे भी बच्चे की तरह ही है, लेकिन कल को मेरे बच्चे होंगे तो वो क्या करेंगे? अमित धीरे धीरे इस दुकान को हथिया लेगा और मेरे बच्चे ऐसे ही रह जाएंगे। तुम अभी से अपने बच्चों के लिए कुछ पैसे जमा करने लगो ना। इस घर में ऐसी बात नहीं है, सब अपनी है। अभी अमित है तो उसकी पढ़ाई पर खर्च होता है, कल हमारे बच्चे होंगे तो भैया और अमित पहले दुकान से उनकी पढ़ाई का खर्च निकालेंगे, बाद में कुछ और करेंगे। तुम ना समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। भैया अच्छे हैं, लेकिन उन्हें बदलने में वक्त नहीं लगेगा। पापा जी और मम्मी जी के मरने के बाद भैया अमित के लिए ही सोचेंगे। अपना खून अपना ही होता है। अमित आजकल का लड़का है, वो पूरी दुकान अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर तुम कुछ नहीं कर सकते हो तो बस वही करो जैसा मैं कहती हूँ। ठीक है, तुम जो भी करोगी मैं उसमें तुम्हारा साथ दूंगा। कृति अगले दिन कोर्ट जाकर अपने नाम से दुकान की पेपर बनवा लेती है और मौके की तलाश में लग जाती है। कैसे मैं इन पेपरों पर भाभी के सिग्नेचर लूँ? और फिर एक रोज़ अंजलि छत की सीढ़ियों से उतरते हुए फिसल जाती है और उसके पैर में मोच आ जाती है। कृति उसे उठाकर उसके कमरे में ले जाती है। दुखी होकर अंजलि कहती है, अभी ही मुझे मोच आनी थी, इतना काम है, ऊपर से एक मेरा काम और बढ़ गया। अब तो मैं बिस्तर पर आ गई। भाभी मैं हूँ ना, आप मेरी जेठानी नहीं मेरी बहन हो। मेरे होते आपको फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम करो बस। तू नहीं होती कृति तो मेरा क्या होता? किस्मत से ऐसी देवरानी मिलती है। कृति जिस मौके की तलाश में थी उसे वो मौका मिल जाता है। एक दिन कृति अंजलि से कहती है, भाभी घर खर्च के लिए पैसे चाहिए थे। अरे बैंक से निकलवा के ले आओ ना। भाभी मैं लेने तो चली जाऊंगी बैंक, लेकिन सिग्नेचर तो आपको करना होगा ना। लाओ, मैं अभी सिग्नेचर कर देती हूँ। तुम्हें और भी किसी चीज़ का काम है तो मुझसे सिग्नेचर करवा लो, बार बार परेशान क्यों होना। कृति बैंक के पेपर के साथ साथ दुकान के पेपर पर भी सिग्नेचर करवा लेती है। अंजलि सभी पेपर पर सिग्नेचर कर देती है और कृति से पूछती तक नहीं कि कौन कौन से पेपर पर वो सिग्नेचर करवा रही है। कृति पेपर लेकर अपने कमरे में जाकर छुपा देती है। हुक्म का इक्का तो मिल गया मुझे। दुकान तो मेरे नाम हो गई, अब बारी है घर और बाकी सभी प्रॉपर्टी की, जो कि मैं मम्मी जी को बहला कर अपने नाम करवा ही लूँगी। फिर मुझे ये एक्टिंग नहीं करनी पड़ेगी। इन लोगों की सेवा कर करके तो मेरा तेल निकल गया, दुखी हो गई हूँ मैं। अब बिना देरी किए कृति अपने दूसरे मिशन पर लग जा। कृति अंजलि की सेवा के साथ साथ पूरे घर का काम भी करती है। रीटा अंजलि से कहती है, बहू तो भी अब आराम कर, मैं कर लूँगी बाकी के काम, तू अकेली क्या करेगी? क्या मम्मी जी, इस उम्र में मैं आपसे काम करवाऊंगी? आप आराम से बैठो, जाओ, मैं खुद सब कर लूँगी। कृति गरम गरम रोटी एक एक सेक कर जाकर रीटा को उसके कमरे में देती है और खाना खाकर रीटा कृति के सर पर हाथ फेर कर कहती है, खाना खाकर मन खुश हो गया, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। मम्मी जी, वो बिजली और पानी का बिल भरना है तो आपके सिग्नेचर की ज़रूरत है। घर और सब कुछ तो आपके नाम ही है ना। पहले तो सिग्नेचर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी मम्मी जी, अब नए नियम लागू हुए हैं ना, आप तो जानती है आजकल हर रोज़ नियम बदलते हैं, और अगर आज बिल नहीं भरा तो लाइन कट जाएगी। अरे नहीं, तो अभी ला, मैं सिग्नेचर कर देती हूँ। कृति तुरंत प्रॉपर्टी और घर के पेपर पर धोखे से रीटा से सिग्नेचर करवा लेती है और चुपचाप वहाँ से चली जाती है। एक हफ्ते तक तो कृति किसी से कुछ नहीं कहती, लेकिन हफ्ते भर बाद वो अपने असली रूप में आ जाती है। एक रोज़ जब मोहित दुकान के सारे पैसे लाकर अंजलि के हाथों में दे रहा होता है, तब कृति पैसे अपने हाथ में लेकर कहती है, अब से ये पैसे मेरे हाथ में आएंगे। बहुत दिनों तक मैं चुप रह गई, अब और नहीं। अरे कोई बात नहीं कृति, ये तुम रख लो, इन्हीं पैसे से घर के खर्च चलते हैं। तुम देखो या मैं देखो, क्या फ़र्क पड़ता है?
कोई एहसान नहीं करिए आप मुझ पर। ये दुकान अब मेरी है, ये घर और सारी प्रॉपर्टी मेरी है, इन सब की मैं मालकिन हूँ। कृति के मुंह से ये सुनकर सभी शॉक में पड़ जाते हैं। ये सब क्या बके जा रही है बहू, होश में तो हो। ये दुकान अंजलि के नाम पर है और ये सारी प्रॉपर्टी और घर मेरे नाम पर है। थी, अब है नहीं, अब सब मेरा है। आप लोगों ने खुद ही ये सब मेरे नाम किया है। कृति सब कुछ बता देती है, कैसे उसने अंजलि और रीटा से सिग्नेचर करवाया था। अंजलि का खून गर्म हो जाता है। वो कृति को जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहती है, धोखेबाज कहीं की, ये सब हमारा है और वापस हमारे पास आ जाएगा जब शेखर तुझे इस घर से बाहर फेंक देगा। अंजलि शेखर को फ़ोन करके घर बुलाती है और सब बताती है, लेकिन वो कृति की तरफदारी ही करता है, क्योंकि कृति ने शेखर के दिमाग में उसके घर वालों के खिलाफ जहर घोल दिया था, जिस कारण शेखर अपने घर वालों से नफरत करने लगता है। मोहित को समझ में नहीं आता कि वो अब क्या करे। इतने में कृति कहती है, बस अब बहुत हो गया, मेरे पति को कोई कुछ नहीं कह सकता। आप लोगों के हाथ में 1 महीना है, इस घर को जल्द से जल्द खाली कर दो, वरना मैं तुम लोगों को धक्के देकर निकाल दूंगी। पहले तो मैंने सोचा कि तुम लोगों को नौकर की तरह यहाँ रहने दूँ, लेकिन जिस तरह से तुमने मुझ पर हाथ उठाया, तुम लोगों को मैं रहने नहीं दूंगी। अंजलि और रीटा फूट फूट कर रोने लगते हैं। जितेश और मोहित अपने माथे पर हाथ रखकर बैठ जाते हैं। जहाँ सब हिम्मत हार जाते हैं, वहाँ अमित दिमाग से काम लेते हुए अपने मामा सूरज को फ़ोन करके सब बता देता है। उधर सूरज भी बहन की ऐसी हालत सुनकर उसी वक्त अंजलि के पास आने के लिए निकल पड़ता है। अगले दिन सुबह होते ही सूरज अंजलि के घर पहुंच जाता है और अंजलि और मोहित से कहता है, जो हुआ दीदी वो बहुत गलत हुआ, लेकिन तुम्हारा भाई है ना, इस मुसीबत से तुम्हें निकालने के लिए। तुम चिंता मत करो। इस कृति और शेखर को मैंने अगर अच्छे से सबक ना सिखाया तो मुझे कहना। अच्छा हुआ सूरज तू आ गया, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। दीदी मैं अभी इन दोनों के नाम से केस करता हूँ, फिर महीने भर के अंदर फ्रॉड केस में दोनों मियाँ बीवी जेल में चक्की पीसेंगे। नहीं 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 बेटा, ये दोनों भी इस घर का हिस्सा है, अपनों पर केस नहीं किया जाता। गलती पर आवाज़ उठाना गलत नहीं है, जब अपने धोखे पर आ जाए तो आवाज़ उठानी ही पड़ती है। सूरज सबको समझाता है और कृति और शेखर के नाम से धोखेधड़ी का केस करता है। सूरज, जो कि जाना माना वकील है, अपने दाव पेच से ये साबित कर देता है कि कृति ने धोखे से रीटा और अंजलि से सिग्नेचर करवाए हैं। कृति को जेल हो जाती है और शेखर सबसे माफ़ी मांगते हुए कहता है, भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे उम्र कैद की सज़ा करवा दीजिए। मैंने मेरे अपनों पर शक किया और आप लोगों को धोखा दिया, गलती हो गई मुझसे। कोई बात नहीं देवर जी, कृति ने आपकी आंखों पर पट्टी लगा दी थी, अब वो उतर गई है। अब पहले की तरह सब साथ रहने लगते हैं और वापस सब कुछ रीटा और अंजलि के नाम पर हो जाता है। कहानी है शैली की, बड़बौली, हरफनमौला और अपनी ही दुनिया में रगने वाली। क्या है माँ, कब से बोल रखा है कि 2 बजे जाना है, लेकिन मजाल है जो आप खाना बनाकर तैयार कर दो। अरे बस वो रोटी ही तो बनानी है, अभी बना देती हूँ बेटा। एक कपड़ा सिल रही थी ना। क्या माँ, जरा भी ख्याल नहीं है आपको हम लोगों का। पता नहीं कैसे आप माँ बन गई। जरा दूसरी माँओं को देखिए, कितनी परेशान रहती है अपने बच्चों की छोटी छोटी जरूरतों के लिए। यहाँ तो मैंने सी की परीक्षा भी पास कर ली, लेकिन अभी भी कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिला नहीं मुझे। ऐसे ही सीए परीक्षा पास कर ली ना। बचपन से तो पता था तुझे कौन से स्कूल जाना है, कैसे पढ़ाई करनी है, किन से मिलना है, किन से नहीं, क्या बोलना है क्या नहीं, है ना। माँ बनेगी ना तब पता चलेगा। खैर, बात आई गई हो जाती है। एक दिन शैली की माँ मोहल्ले की औरतों के साथ खड़ी होती है कि शैली कहती है, माँ जरा अंदर चलो ना, 1 कप चाय बना दो, मन कर रहा है। अरे बेटा, सर में दर्द तो नहीं है ना? क्या माँ, जब दर्द होगा तभी बनाओगी क्या? अरे बेटा, अभी तो तेरी माँ निकली है बाहर, जब देखो घर के कामों में ही लगी रहती है। पहले शैली शैली करती थी जो आज तक लगा हुआ है। अच्छा, शैली शैली करती है तो उसका ख्याल भी तो रखती ना। यहाँ तो लग रहा है कि जंगली पेड़ की तरह खुद ही बड़े हुए जा रहे हैं, कैसे भी आड़े तिरछे। अरे जा जाकर चाय बना,
हम लोग भी आ रहे हैं वैसे। शैली माँ की तरफ घूर कर देखती है। अच्छा अच्छा चलती हूँ, कुछ और काम भी याद आ गए हैं। अरे जा जा, बच्ची को इतना सर चढ़ाना भी ठीक नहीं है। कोई सर नहीं चढ़ाया, उल्टा इन्हीं को झेल रहे हैं हम लोग। पता नहीं यहाँ खड़ी होकर आप लोगों को क्या क्या बताती रहती है, करती तो कुछ भी नहीं। हाय भगवान, कैसी बेटी है, खड़े पैर माँ की बेइज्जती कर दी पूरे मोहल्ले के सामने। अरे खुद माँ बनेगी तो पता चलेगा। शैली की माँ को ये सारी बातें बहुत बुरी लगती, लेकिन वो करती भी तो क्या। एक दिन, माँ माँ, बेटा मैं सो रही हूँ, तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं नहीं उठ सकती। अरे यार, इनके तो नाटक ही खत्म नहीं होते। वो माँ के पास कमरे में जाती है जहाँ माँ लेटी होती है। शैली उनका हाथ पकड़ती है जो गर्म होता है। ओह, ये गरम क्यों हो रहा है? अरे थोड़ा काम बताया नहीं कि तुम गरम हो जाती हो। अच्छा सुनो, बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है, पास की चौक से बाल्टी भर कर ले आओ ना। अरे नहीं नहीं बेटा, मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है, तू ही चली जा। मैं? सच में मैं चली जाऊं? अरे माँ, सोचा भी कैसे तूने? जाओ, जाकर पानी लेकर आओ, मुझे नहाकर कॉलेज भी तो जाना है। माँ बेचारी बेटी के डर से बाल्टी में पानी ला रही थी कि अचानक गिर जाती है। तभी एक नौजवान सुंदर सा लड़का उनकी बाल्टी उठाकर उन्हें घर लाता है। आपको बुखार है आंटी, और आप पानी भरने बाल्टी लेकर इतनी दूर चली गई? अरे बेटा, वो मेरी बेटी को नहाकर कॉलेज जाना था ना, इसलिए। तभी शैली बाहर आती है। इतना सुंदर लड़का खुद के दरवाजे में देखकर हैरान रह जाती है। माँ, जरा ये बाल्टी ऊपर वाले बाथरूम में रख, मैं आ रही हूँ। अरे इनकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं रख देता हूँ, ये बेहोश होकर गिर गई थी पता है। शैली तो उस लड़के के चेहरे में इतनी खो जाती है कि उसकी बात पर उसका ध्यान ही नहीं जाता। अरे नाटक है नाटक, कुछ नहीं हुआ है इनको, मैं तो बचपन से दिख रही हूँ ना। आओ ना अंदर। लड़का अंदर आ जाता है। माँ जाओ, जरा कॉफी बना दो 2 कप। लड़का खड़ा ही रहता है, कुछ सोचता है, फिर कॉफी पीनी है तो घर की कौन पीता है, वो कैफे है ना, सिविल लाइंस वाला, चलो वहीं चलते हैं। हाँ, जिसका ओपन टेरेस है ना। वहीं आ जाना शाम को, वहीं कॉफी पी लेंगे। शैली शाम को सच धज कर कैफे में जाती है। ओह नाइस टू मीट यू, आई एम सौरभ। मैं शैली, तुमको तो मैंने जैसे ही देखा खो सी गई। कितने हैंडसम हो यार, क्या खाते हो? मैं वही खाता हूँ जो सब खाते हैं। वैसे यार ज्यादा वक्त तो मेरा विदेश में रहने का रहा है, तो वहाँ क्या है ना, ज्यादा पोल्यूशन होता नहीं ना, इसलिए मेरी स्किन चमकती है। विदेश में? मेरा भी बड़ा मन है कि मेरी शादी देश के बाहर हो। यार यहाँ कुछ नहीं रखा, ना लोगों के अंदर तमीज है, ना बोलने का तरीका। हाँ, लेकिन वहाँ लोगों के बीच प्यार नहीं है, कोई किसी को कुछ नहीं समझता। वैसे बाकी सब अच्छा है वहाँ। मैं होती ना तुम्हारी जगह तो कभी वापस नहीं आती, वहीं रहती। हाँ, लेकिन माँ, उनके लिए तो मैं ही हूं ना यहाँ। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती तो उनकी देखभाल के लिए 1 साल का ब्रेक लिया है। चलो अच्छा है। वैसे मैं तुमसे कुछ कहना चाहती थी। दरअसल ना मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और शादी करना चाहती हूँ। वैसे तुम भी मुझे ठीक सी ही लगी, लेकिन मैं शादी उसी लड़के से करूंगा जो मेरी माँ का ख्याल बिल्कुल ऐसे करे जैसे वो अपनी माँ का करती हो। और तुम्हारा क्या हाल था वो तो मैंने आज देख ही लिया। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं माँ का बहुत ख्याल रखती हूँ। वैसे यार तुम्हारी माँ ने देखो ना, तुम्हें ऐसे पढ़ाया कि तुम विदेश चले गए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है ना, इन्होंने तो हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। ठीक है, फिर तुम्हारी माँ ने कम से कम तुम्हें बुखार के हालत में चौक से पानी ला कर तो दिया। तुम्हें तब भी लगता है कि उन्होंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया? मैंने तो बस यही देखा है। तुम्हारी माँ एक बहुत ही सीधी और सरल महिला लग रही थी, कैसे उन पर तुम ऑर्डर चला रही थी, देखा है मैंने। अरे नहीं नहीं नहीं, वो मेरा एग्जाम था ना तो गुस्सा आ गया था, तुम गलत समझ रहे हो। मैंने तुम्हें यहाँ इसीलिए बुलाया था।
अरे जो लड़की अपनी माँ से ऐसे बात करती है वो किसी और की माँ का क्या खाक ख्याल रखेगी। तुम जैसी लड़कियों को तभी अकल आती है जब वो खुद माँ बनती है। शैली वहां से रोती हुई घर आ जाती है। अरे क्या हो गया बेटा, क्यों रो रही है मेरी राजकुमारी? शैली माँ को देखती है और उसे देखती ही रहती है। अरे क्या हो गया लाडो? माँ, मैं तुझे बहुत परेशान करती हूँ ना। आज से तो जो बोलेगी मैं वो करूंगी। वो इसलिए नहीं कि मुझे अच्छी बहू बनना है, वो इसलिए क्योंकि मैं एक अच्छी बेटी बनना चाहती हूँ। क्योंकि कल को मैं जब माँ बनूंगी तब जानूंगी कि बेटी का फर्ज क्या होता है। मुझे माफ कर दे माँ। भाभी, भाभी, मेरे स्कूल की डायरी नहीं मिल रही है, प्लीज ढूंढ के दे दो ना। हाँ शामू बेटा, अभी लाती हूँ। तुम तब तक अपना नाश्ता खत्म कर लो। और भाभी, कल मेरे स्कूल में पीटीए की मीटिंग है, तो देर मत करना। मुझे याद है बेटा, पिछले महीने से ही लिख के रखा है मैंने। अरे राधा जी, कभी हमारा भी इतना ख्याल रख लिया करो, हम भी खड़े हैं लाइन में। आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे मैं आपका जरा भी ख्याल नहीं रखती। पर शामू अभी बच्चा है, इसलिए उसका थोड़ा ज्यादा ख्याल रख लेती हूँ। वैसे ये तो सच है राधा, मम्मी पापा के ना होने पर भी तुमने कभी उसे माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। इसीलिए तो मैंने अब तक माँ बनने का फैसला नहीं किया, क्योंकि हमारी शादी के वक्त शामू बहुत छोटा था। अगर मैं पहले ही माँ बन जाती तो उसे माँ का प्यार कैसे दे पाती। राधा मोहन की पत्नी और शामू की प्यारी सी इकलौती भाभी थी। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, वो शामू को अपने बच्चे की तरह प्यार करती थी और शामू भी उसे माँ ही मानने लगा था। 2 साल बीत जाते हैं और अब घर में नई खुशियां भी दस्तक देती हैं। शामू बेटा, ले तेरा टिफिन, अच्छे से खा लेना हाँ, और स्कूल के बाद सीधा घर आना। कहीं आइसक्रीम खाने खड़े मत हो जाना, ठीक है? हाँ भाभी, मैं सीधा घर ही आऊंगा, आप चिंता मत करो ना। अब मैं 7th में आ गया हूँ, शैतानी भी नहीं करता हूँ। हाँ बेटा, वो तो मैं अच्छे से जानती हूँ, तभी तेरी टीचर मुझे फोन करके रोज तेरी शरारतें गिनवाती रहती है। अरे आप कविता मिस के बात पे ध्यान मत दिया करो, वो सारे बच्चों के पेरेंट्स से ऐसे ही कहती है, थोड़ी स्ट्रिक्ट है ना। अरे शामू, क्यों सता रहा है अपनी भाभी को? तुझे पता है ना तू बहुत जल्दी चाचा बनने वाला है। चल अब जल्दी जा, तेरी स्कूल बस आ गई है। इसी तरह कई हफ्ते बीत जाते हैं और मोहन और राधा को एक प्यारा सा बेटा हो जाता है। अल्लाह देखा पापा क्या लाए अपने गुड्डे के लिए। पापा खिलौना लाए, बेटा खेलेगा। अरे वाह, आज ऑफिस से आते वक्त पापा खिलौना लेके आए बेटे के लिए। लेकिन शामू के लिए कुछ नहीं लाए क्या? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारे होते हुए क्या मैं शामू का ख्याल रखना भूल सकता हूँ? मैं उसके लिए भी कुछ लेकर आया हूँ, ये वीडियो गेम और उसका फेवरेट बैट। सुनिए जी, भले ही अब गुड्डू इस दुनिया में आ गया हो, लेकिन शामू मेरे लिए अब भी मेरी पहली औलाद जैसा ही है। तो आप उसमें और गुड्डू में कभी फर्क मत करना। जी मैम साहब, आप जैसा कहेंगी वैसा ही होगा। तभी शामू वहाँ आ जाता है और अपने गिफ्ट्स देखकर बहुत खुश हो जाता है। वाह भैया, आप मेरी फेवरेट वीडियो गेम और फेवरेट बैट लेकर आए हो। थैंक यू सो मच भैया। अब मैं और गुड्डू मिलकर खेलेंगे, है ना गुड्डू? अपने चाचू के साथ खेलेगा ना? एक साथ प्यार से रहते हुए 10 साल और बीत जाते हैं। अब सुनिए जी, मैं कह रही थी कि हमारा शामू अब जवान हो गया है, हमें उसकी शादी के बारे में सोचना चाहिए। हाँ, तुम कह तो ठीक रही हो। शामू शादी के लायक तो हो ही गया है, तो मैं अपने दोस्त की बेटी से उसकी शादी की बात करता हूँ। लड़की पढ़ी लिखी है, विलायत से आई है, शादी के लिए मान जाएगी शायद। अरे नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो शामू मुझसे कह रहा था कि उसके ऑफिस में एक लड़की काम करती है, दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। तो तुम दोनों ने पहले ही टीम बना ली है, क्यों?
तो भाई मुझे भी अपनी टीम में शामिल कर लो ना। ठीक है। शामू। शामू कमरे के बाहर ही खड़ा होकर भाभी को भैया से अपने रिश्ते की बात करते सुन रहा था। भाभी की आवाज सुनकर वो झट से अंदर आ जाता है। जी भाभी। बेटा सुन, तो तूने पहले ही सब कुछ लिया है, तो अब ये भोलेपन का नाटक छोड़ और ये बता कि हमें बहू से कब मिलवा रहा है। आज शाम को ही बुला लेता हूँ भैया। मुझे लगता है कि हमें लड़की के परिवार वालों से मिलकर बात पक्की कर लेनी चाहिए। फिर वो दिन भी आ जाता है जब शामू और उर्वशी की शादी हो जाती है। शादी के बाद कुछ दिन तो सब ठीक रहता है, लेकिन बाद में घर का माहौल बदलने लगता है। अरे गुड्डू, देखो चाचू तुम्हारे लिए क्या लाया है, तुम्हारी फेवरेट साइकिल। सिर्फ गुड्डू के लिए गिफ्ट लाने में ही सारे पैसे खर्च कर दिए, या अपनी बीवी के लिए भी कुछ लाए हो? उसके लिए गिफ्ट लाने वाले उसके मम्मी पापा है इस घर में, मेरे लिए तो सिर्फ तुम ही हो ना। अरे ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारे लिए भी लाया हूँ। ये देखो, प्योर कांजीवरम साड़ी है, तुमने उस दिन मॉल में पसंद की थी ना। जब भैया और भाभी है घर में गुड्डू के लिए, तो सिर्फ शामू क्यों पूरा दिन गुड्डू गुड्डू करता रहता है? अगर अच्छा खासा कमा रहा है तो क्या उसका हर्जाना ऐसे देना पड़ेगा? तभी शामू भाभी को आवाज लगाता है। भाभी देखो, मैं आपके और भैया के लिए क्या लाया हूँ। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत थी? तेरे भैया और मेरा काम तो ऐसे ही चल जाता है ना, क्यों फिजूल खर्च करता है? तेरी नई नई नौकरी लगी है, नई नई शादी हुई है, तेरे अपने भी तो बहुत खर्चे होंगे ना बेटा। अगर नहीं चाहिए तो मना कर दो ना, इतनी महान बनने की क्या जरूरत है? बेटा बेटा करके मेरे पति पे काला जादू कर रखा है। अब रख ही लो भाभी जी, इतने महंगे गिफ्ट्स कौन मना करता है? इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। उर्वशी के दिल में राधा भाभी के लिए जलन और नफरत बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन, देखो शामू, तुम इतनी मेहनत करके पैसे कमाते हो और आए दिन घर वालों पे लुटा देते हो। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम अपनी रसोई अलग कर ले। कल को हमारी भी फैमिली बढ़ेगी, उसके लिए भी तुम्हें सोचना चाहिए ना। शामू को उर्वशी की बात का बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन वो उसकी बात को अनसुना करके वहाँ से चला जाता है। लगता है भैया भाभी का भूत इनके सर से उतारने के लिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। राधा घर के काम में बिजी होती है कि तभी उर्वशी वहाँ आती है। भाभी लाइए, मैं आपकी कुछ मदद कर दूं काम में। अरे नहीं नहीं छोटी, तू आराम कर, मैं कर लूंगी, मैं तो रोज ही करती हूँ ये सब काम। अच्छा, तो आपका मतलब है कि मैं दिन भर काम नहीं करती, आराम करती रहती हूँ? भाभी, आप तो मीठी मीठी बातें करके हमें छोटा दिखा देती है। क्या ये दिन देखने के लिए मैं शादी करके यहाँ आई थी? उर्वशी, ये क्या अनाप शनाप बोले जा रही हो? अरे मैं तो। चुप रहो, पहले ही बहुत बोल चुकी हो। तुम नहीं जानती कि मेरी भाभी ने मेरे लिए कितने बलिदान दिए हैं। मम्मी पापा के बाद भाभी ने ही मुझे माँ का प्यार दिया है, कभी मुझ में और गुड्डू में फर्क नहीं किया। अब मैं बड़ा हो गया तो उनसे मुंह मोड़ लूं? मैं नहीं जानता था कि तुम शादी के बाद ऐसी हो जाओगी, वरना। बस कीजिए ना, मैं अपनी गलती समझ गई हूँ, मुझे माफ कर दो। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए।